ऊपर पोयम की पंक्तियां दिखाई दे रही होंगी। अपन इन पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पंक्तियों का जो टाइटल है वो है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो अब हम बात करेंगे एलिजी के बारे में। मैं आपको बता ही चुकी हूँ एलिजी क्या होती है। इन शॉर्ट एक शोक गीत, किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला गीत, लेकिन दिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एलिजी। इट इज नॉट रिटन ऑन ए डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री यानी देहाती हिस्सा, ग्रामीण हिस्सा, ग्रामीण परिवेश, और चर्चयार्ड आपको सबको पता है कब्रिस्तान। अर्थात एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड एक शोक गीत जो एक कब्रिस्तान, देहात के कब्रिस्तान में लिखा गया है। ये तो हमारे टाइटल की बात हो गई। अब बच्चों हम बात करेंगे आज अपनी पोयम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि इस कविता में हमें दो काव्यगत विशेषताएं दिखाई देती हैं, पोएटिक डिवाइसेस। एक हमें रोमांटिक काव्य की विशेषताएं इस कविता में दिखाई देंगी और एक हमें क्लासिकल काव्य की विशेषताएं इसमें दिखाई देंगी। तो सबसे पहला जो स्टेंजा है मैं आपको उसके कुछ मीनिंग्स बताना चाहूंगी और वो मीनिंग्स जो है आप नोट करते जाएं। क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक शब्द आ रहा है द कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब क्या है? इन मिडाइवल यूरोप, मध्य युगीन यूरोप में ए बेल वाज रंग इन द इवनिंग। एक शाम के समय घंटी बजाई जाती थी टू मार्क द टाइम, समय को चिन्हित करने के लिए, फॉर एक्सटिंग्विश्ड ऑल फायर्स, कि जितने भी चूल्हे इत्यादि जल रहे हैं सबको बुझा दिया जाए। क्योंकि उस समय गैस तो हुआ ही नहीं करती थी, लकड़ी के चूल्हे, लकड़ी के मकान हुआ करते थे, तो खतरा था कि कहीं आग न लग जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो घंटी बजाई जाती थी चेतावनी के रूप में कि सभी अपने घर के चूल्हे इत्यादि या कोई आग यदि घर में जल रही है तो उसको बुझा दिया जाए। तो इस कर्फ्यू का मतलब ये है। द टाइम फॉर इट वॉज अबाउट 8 o'clock इन द इवनिंग। और इस घंटी के बजाए जाने तो हुआ करता था वो लगभग 8 बजे का, रात के 8 बजे का हुआ करता था। द रिंगिंग ऑफ द बेल वाज ओरिजिनली डिजाइंड ए सिग्नल टू द पीपल। एक तरह से संकेत देने के लिए है, टू कवर फायर्स, अग्नि बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश लाइट्स, सभी प्रकार की बत्ती बुझाने के लिए, एंड रिटायर टू रेस्ट, और आराम करने जाने के लिए। द प्रैक्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इस परंपरा का चलन किसने किया था? द प्रैक्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम द कॉन्करर। विलियम कॉन्करर के द्वारा, जो विजेता था, उसने इस परंपरा का शुरुआत किया था। टॉयल द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अब हमारा अगला शब्द है टॉयल द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? द रिंगिंग ऑफ द कर्फ्यू बेल्स टेल्स दैट, कि ये जो कर्फ्यू बेल बजाई जाती थी वो बताती थी द डे इज कमिंग टू एन एंड, कि दिन समाप्ति की ओर जा रहा है, एंड नाइट विल सून टेक इट्स प्लेस, और जल्दी इसके स्थान पर रात्रि हो जाएगी। आशा कर रही हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास शब्द है टॉयल्स। टॉयल्स का मतलब है बजना, और नेल का मतलब है डेथ बेल, अर्थात मृत्यु की घंटी। किसी की मृत्यु पर बजाई जाने वाली घंटी को हम कहते हैं नेल। पार्टिंग डे का मतलब विदा होता हुआ दिन, अर्थात द डे विच इज अबाउट टू क्लोज एट द एंड, द डाइंग डे, दिन की समाप्ति, दिन का समाप्त, शाम का समय अर्थात। इसके बाद हमारे पास एक शब्द आ रहा है बेटा लोइंग हर्ड। लोइंग का मतलब है द कैटल गिविंग आउट देयर पर्टिकुलर साउंड, रंभाने की आवाज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि जो जानवर लोग हैं वो जा रहे हैं, मवेशी विभिन्न प्रकार की आवाज निकालते हुए अपनी, जानवरों के रंभाने से पैदा होने वाली आवाज को हम लोइंग हर्ड कहते हैं। विंड, वैसे तो आप जानते हैं कि विंड यानी हवा होती है, लेकिन देखिए यहाँ पर विंड का मतलब है मूव इन जिगजैग क्रॉस, आड़े टेढ़े होकर
चलते चले जाना, इधर उधर जाना। विंड हैज ए मोर पोएटिकल, यहाँ पर कनोटेशन, यहाँ पर विंड का एक विशेष काव्यात्मक अर्थ है। फॉर, क्योंकि इट सजेस्ट ए लॉन्ग स्लोली मूविंग लाइन ऑफ कैटल, क्योंकि ये हमें बताती है कि एक लंबी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हुई मवेशियों की लाइन है। देन क्लोजली पैक्ड, निकट सटे हुए, पास पास नहीं चल रहे हैं बल्कि वो पंक्ति में चल रहे हैं। ओवर द ली, इसके बाद हमारे पास शब्द आया है ओवर द ली, अर्थात चारागृह के में। नियर अबाउट द मेडो, चारागृह के आसपास सारे। द प्लोमैन, प्लोमैन मीन्स फार्मर, किसान। होमवर्ड अर्थात टुवर्ड्स होम, घर की तरफ। प्लॉट्स इज वेरी वे, अर्थात अब यहाँ पर हम नोट करेंगे वेरी वे। प्लॉट्स यानी चलना, कदम रखना, यानी कि वॉक स्लोली, धीरे धीरे जाना। वेरी वे का मतलब है थका हुआ रास्ता। हम यहाँ नोट करेंगे थका हुआ रास्ता थोड़ी होता है। कौन थकता है? इंसान थकता है। तो देखिए थके हुए जो राहगीर हैं, जो किसान हैं, वो धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं भी आपको इसके क्रिटिकल नोट में बताऊंगी कि ये वेरी वे जो है इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, एक अलंकार है ये। अभी पूरा इसको क्लियर करके बताती हूँ। प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब है वॉक थॉरोली, धीरे धीरे जाना। लेबोरियसली यानी कि लेबोरियसली, परिश्रम पूर्ण। लाइक ए टायर्ड पर्सन, बिल्कुल थके हुए व्यक्ति की भांति। वेरी वे, हियर द वे इज नॉट वेरी, जैसा मैंने आपको बताया रास्ता थोड़ी दिखता है, बट द फार्मर हैज बिकम टायर्ड, किसान जो है वो थक चुका है। एज द रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क इन द फील्ड फॉर द होल डे, क्योंकि इसने सारा दिन अपने खेतों में बहुत देर तक काम किया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये जो वेरी वे का प्रयोग किया गया है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एक उदाहरण है। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? देखिए, एपिथेट यानी कि विशेषण और ट्रांसफर्ड यानी परिवर्तित कर देना। विशेषण का जिस स्थान पर प्रयोग होना चाहिए, जिस संज्ञा के साथ होना चाहिए, उसके साथ न होकर यदि उसका दूसरे चीज के साथ, निर्जीव चीज के साथ कर दिया जाए तो उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। यहाँ पर होना चाहिए था एक तरह से वियरी फार्मर, लेकिन इसने वियरी फार्मर की जगह कर दिया वेरी वे, थका हुआ रास्ता। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट का। एंड नोज, सॉरी, एंड लीव्स टू मी, और देखिए कवि अब यहाँ अपने लिए कह रहा है, इसका अर्थ देखिए, सून आफ्टर द रिटर्न ऑफ द फार्मर फ्रॉम द फील्ड, जल्दी ही वो खेतों से सब चले जाते हैं। डार्कनेस फॉलोड, और उसके बाद वहां अंधेरा छा जाता है। एंड द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ ऑल अलोन, कवि अपने आप को वहां अकेला देखता है। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में। अब हमने ये देखा, इससे मीनिंग देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये कविता की एक सेटिंग, पृष्ठभूमि जो है वो हमारे सामने दिखाई दे रही है। अब हम इसकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की जब बात करेंगे, आगे जाके शुरुआत करेंगे इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास स्टेंजा है। तो सबसे पहले जब हम लिखेंगे तो दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द एलिजी written in a country churchyard. In these lines, Thomas Gray beautifully described the coming of the evening and the rural atmosphere associated with it. ग्रामीण परिवेश, सांध्यकालीन दृश्य तो है ही, लेकिन उसके साथ ही उसने ग्रामीण परिवेश को बड़ी सुंदरता के साथ जोड़ा है। The lines beautifully describe an evening in the countryside. देहाती हिस्से की एक शाम का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। अब वर्णन क्या करता है कवि, देखिए। द चर्च बेल रिंगिंग इन द इवनिंग, चर्च की घंटी शाम के समय बजाई जाती है। इंडिकेट्स द एंड ऑफ डे टाइम, और वो घंटी जो है वो हमें दिन की समाप्ति की ओर संकेत कर रही है। द कैटल स्लोली रिटर्न फ्रॉम द पास्चर ग्राउंड, सबको पता है दिन में जो है
मवेशी चरने चले जाते हैं और शाम के समय वो अपने घर लौटते हैं, तो पशु जो हैं वो घर लौट रहे हैं। द फार्मर आफ्टर वर्किंग इन द फील्ड फॉर द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अब मवेशियों के साथ एक ग्वाला भी जाता है, और वो ग्वाला जो है सारा दिन वहाँ पशुओं का ध्यान रखता है, वो भी थक जाता है और शाम के समय वो भी बहुत ज्यादा थका हुआ घर लौटता है। He walks back laboriously towards his home. थका हुआ घर लौट रहा है। The whole landscape is enveloped by darkness. यहाँ पर संपूर्ण जो प्राकृतिक दृश्य है वहां का, वो पूरा अंधेरे से आच्छादित हो गया है, यानी सारी जगह अंधेरा छा गया है। The poet is the only person left in the darkness of village country churchyard. अब उस देहाती कब्रिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कभी खड़ा हुआ रह गया है, बाकी सब जा चुके हैं। और क्रिटिकल नोट की जगह हम यहाँ देखेंगे द पिक्चर व्यू प्रेजेंटेशन ऑफ द सीन इज हाईली सजेस्टिव, अर्थात इस दृश्य का जो सुंदर ग्रामीण परिवेश कवि ने बताया है वो बहुत ही उपयुक्त है ऑफ द पोएट्स मूड, कवि के अपने मूड के हिसाब से। The verse is an example of the figure of speech called स्वभावोक्ति। इस पंक्तियों में हम स्वभावोक्ति अर्थात नेचर का दृश्य भी देख रहे हैं। इस अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और एक दूसरा क्रिटिकल नोट इसमें आएगा वियरी वे, ये मैंने आपको बताया फिगर ऑफ स्पीच है, एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। आशा करती हूँ ये सेकंड स्टेंजा सभी को बहुत समझ में आ गया होगा। इस फर्स्ट स्टेंजा, इसके बाद हम सेकंड स्टेंजा की बात करेंगे। क्लोज नहीं हुआ, इतनी देर में क्लोज होगा? हाँ भाई स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेंजा में देख लिया था कि नेचर का वर्णन हमें दिखाई दे रहा है, लैंडस्केप सीन दिखाई दे रहा है। अब हम अगले स्टेंजा में जब बात करेंगे तो पहले उसके मीनिंग की बात करेंगे, उसके मीनिंग हमें क्या कह रहे हैं, कौन कौन से सब मीनिंग है, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस काम में इसमें ली गई हैं, अब हम ये देखेंगे। तो सेकंड स्टेंजा देखिए आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। इसके अनुसार नाउ, नाउ का मतलब है कि जैसे ही कर्फ्यू टेल बजाई गई उसके बाद soon after the ringing of the curfew bell and the return of the farmers from their fields caves, अर्थात जैसे ही किसान अपने घर लौटा है, घंटी बज चुकी है और वातावरण में अंधकार छा चुका है। बिकम डिम, फेड का मतलब है आप सभी जानते हैं फीका पड़ जाना, डिम हो जाना, धुंधला हो जाना। इसके बाद एक मीनिंग आपके पास वर्ड आ रहा है ग्लिमरिंग। ग्लिमरिंग का मतलब है अपीयरिंग पेंटिंग, अर्थात तेजहीन प्रतीत होना। नाउ फेड्स साइड, सारा दृश्य जो है जो अब तक चमक रहा था, ग्लिमरिंग यानी चमकना होता है वैसे, लेकिन अब तक जो चमक रहा था वो अब फेड हो गया है, अब वो फीका पड़ चुका है। The landscape appearing faint as the twilight time is gradually becoming invisible in the darkness of the night. अंधकारपूर्ण वातावरण में धीरे 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 अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। के बाद एयर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, यहाँ एक शब्द आया है सोलम। सोलम मीन्स सीरियस, गंभीर। स्टिलनेस का मतलब है कामनेस यानी कि शांति। होल्ड्स यानी कि छा जाती है या आती है, मीन्स प्रिवेल्स। इफ यू वांट टू हैव मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी नोट करते जाइए जैसा भी आप चाहें। स्टिलनेस मीन्स कामनेस आपको बताया, होल्ड्स यानी प्रिवेल्स, कवर्स एंड ऑल होल्ड्स, द सोलोमन स्टिल होल्ड्स ऑल द एयर, अर्थात संपूर्ण वातावरण के अंदर गंभीरता छा जाती है। इसके बाद एक शब्द है सेव, SAVE। अब तक आपने सेव का मीनिंग देखा था बचाना, सुरक्षित रखना। नाउ देखिए सेव मीन्स एक्सेप्ट, मीन्स अलावा,
मीन्स अतिरिक्त। बीटल, बीटल देखिए इज ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, एक प्रकार का कीड़ा। यूजुअली विथ 4 विंग्स, 4 पंखों वाला कीड़ा जो है वो बीटल कहलाता है। डल हमिंग साउंड, हल्की हल्की गुनगुनाने की आवाज निकालता रहता है। लाइक द ड्रोन ऑफ द हनी बी, जैसे कि गुनगुन करती हुई शहद वाली मक्खी होती है, उस तरह की वो आवाज निकाल रहा है। इसके बाद हमारे पास शब्द आता है ड्राउजी। ड्राउजी मीन्स स्लीपी, नींद से भरा हुआ, ऊँगता हुआ। द नेक्स्ट वर्ड इज टिंकलिंग। टिंकलिंग का मीन्स मतलब शार्प साउंड। और जिंगलिंग साउंड, घंटी की आवाज मीन्स मेड बाय द बेल्स, घंटी के द्वारा आवाज जो निकाली जाती है। और घंटी कौन सी देखिए, जो कि पशुओं के गले में बांधी जाती है। द बेल टाइड राउंड द नेक ऑफ द कैटल, सभी पशुओं के जो बंधी हुई है। लल, लल का मतलब निराशापूर्ण, शांतिपूर्ण उत्पन्न करना। लल मीन्स कामनेस और ब्रिंग स्लीप ऑन। डिस्टेंट फोल्ड, डिस्टेंट फोल्ड का मतलब शीप फोल्ड्स, अर्थात भेड़ जो है उनके जो बाड़े हैं। और वे डिस्टेंट, तो दूरी पर जो है वेयर द कैटल आर टाइड, जहां मवेशियों को बांधा गया है। ड्राउजी, यहाँ पर वो नींद में भरे हुए हैं। यहाँ फिर से एक बार ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम इसकी व्याख्या जब देखेंगे, इधर ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कहना चाहिए सुंदर, बहुत ही भावनात्मक, बहुत ही मोरलिस्टिक और बहुत ही सजेस्टिव पोयम हमारे सामने है। अब हम इसको देखते हैं, इसका अर्थ करेंगे। तो आपको ये तो बता दिया गया था कि कवि जो है कहता है कि अंधकार जो है वो छाया हुआ है और एक के बाद एक अंधकार छाता चला जा रहा है। और सायंकाल का जो समय है वो गहरा गया है। अब क्या कह रहा है कवि कि जो द पोएट सेज दैट द shades of darkness are gradually descending upon the earth, धीरे धीरे अंधकार रूपी छाया पृथ्वी पर आती जा रही है। The darkness is spreading, अंधकार फैलता चला जा रहा है all over सारे वातावरण में। In the evening, twilight gradually, धीरे धीरे वो धूली बेला जो है वो छाती जा रही है। And डार्कनेस कवर द काम एटमोस्फियर, और शांत वातावरण में अंधकार छा गया है। दिस काम एटमोस्फियर इज ओनली डिस्टर्ब्ड समटाइम्स, लेकिन कभी कभी इस शांतपूर्ण वातावरण को भंग किया जाता है, बाधित किया जाता है बाय द हमिंग ऑफ द फ्लाइंग बीटल, उड़ते हुए गुनगुनाते हुए जो कीड़े हैं उनकी आवाज से। And the jingling sound, and the second sound is घंटी की आवाज, jingling sound which are made by the small bells, वो घंटी की आवाज जो छोटी छोटी घंटियों के द्वारा आती है, वो घंटियां attached to the neck of the cattle, जो मवेशियों की गर्दन में बंधी हुई है होती हैं। When they move their necks in drowsiness, जब वो नींद में अपनी गर्दन को हिलाते हैं। In their enclosure at some darkness, अंधेरे में कहीं दूर जो उनका बाड़ा बना हुआ है, उस बाड़े में बैठी बैठी वो अपनी गर्दन को हिलाती हैं, तो वो घंटियां बजती हैं और उनकी आवाज आती है। ये 2 लाइनें हमने और देखी। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं तीसरी लाइन की, इसके आगे सेव दैट से, तो पहले जरा एक बार इसके फिर से हम मीनिंग देख लें, स्टैंजा 3 के 9 से और 12 तक की पंक्तियों के। तो जरा हम देखते हैं। सेव का मीनिंग मैंने बताया था आपको, अलाव, एक्सेंट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आता है योंडर, एक शब्द आ रहा है योंडर, एट ए डिस्टेंट, अर्थात योंडर मीन्स
एट ए डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर। इसके बाद शब्द है हमारे पास आईवी मेंटल टावर। देखिए द टावर, वो गुंबद विच इज कवर्ड बाय द आईवी प्लांट, जो आईवी प्लांट से पूरा ढका हुआ है। अब हमारे सामने प्रश्न होता है ये आईवी क्या है बेटा? आईवी इज एन एवरग्रीन क्रीपर, सदाबहार की एक बेल है जो चर्च के ऊपर टावर तक छाई हुई है। इट जनरली कवर्स डेसोल्यूट एंड ruined बिल्डिंग्स, ये एकदम निर्जन पड़ी हुई, वो उजड़ी हुई जो चर्च की भवन है उसको उसने पूरा ढक रखा है। यहाँ पर चर्च कौन सा है, हम जरा इसकी बात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जो चर्च है वो है स्टॉक पॉजिस, इज अनडाउटली इन ग्रेज माइंड। हम हमारे हिसाब से नहीं कह रहे कि निसंदेह रूप से हम ये मानकर चल रहे हैं कि ग्रे के मस्तिष्क में जो चर्च है जहां वो खड़ा है वो है स्टॉक पॉजिस। द नेम ऑफ द चर्च इज स्टॉक पॉजिस। इन द एलिजी while describing the ivy mental tower, जबकि वो इस आईवी की बेल से आच्छादित गुंबद की बात करता है तो उसके दिमाग में वो स्टॉक पॉजिस नामक चर्च आता है। बट वी नीड नॉट सपोज, हमें ये मानने की आवश्यकता नहीं है दैट ही रिमेंबर्स हिज सीन लाइक ए फोटोग्राफर, कि उसने किसी फोटोग्राफर की तरह ही कल्पना मान लिया हो उस चित्र को सच्चा। यहाँ पर तो सिर्फ वर्णन में एक कल्पना मात्र दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे मॉपिंग आउट। मॉपिंग का मतलब साइलेंट एंड डल, मतलब कुछ नींद में है। यहाँ पर सोलेटरी हैबिट ऑफ द आउल, मतलब सबको पता है, हम सभी जानते हैं, उल्लू जो है वो बिल्कुल एकाकी स्थान पर रहता है, चुपचाप रहता है। कंप्लेन आप सभी जानते हैं, पुट फोर्थ हिज ग्राइवनेस, शिकायत कर रहा है अपनी, ऑफ सच अर्थात उन लोगों की, एज माने वो लोग जो वांडरिंग नियर द सीक्रेट बावर, अर्थात पासिंग ऑफ द प्लेस वेयर द आउल हैज सीटेड, जहां उल्लू बैठा है वहां से वो लोग गुजर रहे हैं तो उनकी शिकायत कर रहा है। मोलेस्ट, देखिए शब्द है मोलेस्ट, डिस्टर्ब द पीस एंड सॉलिट्यूड ऑफ, शांति में वातावरण भंग करते हैं। एंशियंट ओल्ड प्राचीन, सॉलिट्यूड लोनली एकाकी निर्जन सुनसान। रेन का मतलब है राज्य, आपने पहले भी पढ़ा है ये वर्ड, आधिपत्य, अर्थात होल्ड, किसी चीज पर आधिपत्य कर लेना, होल्ड कर लेना। ये तो हो गई मीनिंग की बात। अब बेटे हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, 9 से और 12 लाइन की। अब इन लाइनों में क्या कह रहा है हमने देख लिया इसके पूर्व में कि द पीस ऑफ एटमोस्फियर इज डिस्टर्ब्ड बाय द हूटिंग ऑफ द आउल, उल्लू की आवाज के द्वारा वातावरण की शांति जो है थोड़ी सी भंग होती है। अब उसके बाद देखिए द आउल कंप्लेन्स, उल्लू भी शिकायत कर रहा है, किससे करता है? टू द मून, चंद्रमा से, अबाउट द पर्सन्स, उन लोगों के बारे में, हु आर वॉन्डरिंग अबाउट, जो यहाँ वहां घूम रहे हैं, एंड डिस्टर्बिंग हर लोनलीनेस, और उसके एकाकी स्थान को की शांति को भंग कर रहे हैं। यहाँ हम एक पॉइंट और नोट करेंगे कि देखिए चंद्रमा के लिए हर लगाया है, यस, चंद्रमा इज फीमेल, स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। द आउल इज ग्लूमी एंड सूलन, उल्लू जो है काफी उदास और बहुत ही भूंडा पक्षी है, उबाऊ मानते हैं इसको। सी सिट्स इन ए क्वाइट मैनर ऑन द टावर, और जाके बिल्कुल एक शांत स्थान पे गुंबद पर बैठा है, कवर्ड, वो टावर जो कवर्ड हुआ है, ढका हुआ है, विद आईवी, आईवी की बेल से, सदाबहार बेल से, विच इज एन एवरग्रीन क्रीपर, जिसके बारे में आपको पहले बताया है कि आईवी क्या है, सदाबहार की एक बेल है। अंडर द मूनलाइट, और ऊपर चंद्रमा का प्रकाश है, तो चंद्रमा का प्रकाश जो है वहां पड़ रहा है। अब शी इज डिस्टर्ब, देखिए लोग इधर उधर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो बाधित होगा, परेशान होगा। शी इज डिस्टर्ब टू लिव इन हर लोनली प्लेस, अपने एकाकी स्थान पे रहने के लिए वो बाधित हो जाता है, परेशान हो जाता है।
शी कंप्लेन्स टू द मून, और शिकायत कर रहा है चंद्रमा से, बिकॉज क्योंकि इट हैज बीन हर प्रिविलेज टू लिव इन सॉलिटरी प्लेस, क्योंकि ये तो उसका आधिपत्य है, उसका एकाधिकार है कि वो एकाकी स्थान पर रहे। सिंस द एंशिएंट टाइम्स इन एवरी कंट्री, हर एक देश में हमेशा से, प्राचीन समय से ऐसा होता चला आ रहा है। यहां तक लाइनों में इतना ही बताया है। अब हम इसके बाद की बात करेंगे तो देखिए बेटा, क्रिटिकल नोट की जब बात करते हैं, इन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी में द आउल हैज बीन फैंसीफुली रिप्रेजेंटेड एज ए लेडी, इसको बड़े हास्यास्पद तरीके से नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। उल्लू को भी इन ए मिडाइवल कैसल, एक मध्य किले के अंदर अंडरकर्स, जैसे कि कोई नारी को श्राप देकर के किले में छोड़ दिया गया हो। शी कंप्लेन्स इन हर लवर, और वो नारी जो है अपने पति से शिकायत कर रही है। उल्लू को छोड़ा, या देखिए उल्लू को। द मून, अपने पति चंद्रमा से शिकायत करती है अबाउट पर्सन्स, उन लोगों के बारे में, हु डिस्टर्ब हर इन हर सॉलिट्यूड, जो उसे उसके एकाकी स्थान पर आकर त्रस्त करते हैं या परेशान करते हैं।